सो वेलकम एवरीवन। एनिमल किंगडम को देखने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। तो किस तरीके से चलने वाले हैं, तो टोटल 4 लेक्चर में हम इस चैप्टर को करेंगे। टुडे इज़ ऑब्वियसली लेक्चर नंबर 1। तो आज का टारगेट ज़्यादा कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये हम समझने वाले हैं। कुछ अच्छे तरीके से मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। जैसे लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम समझेंगे, लेक्चर 2 में हम लेक्चर 1 को रिवाइज करेंगे और साथ ही पैराजोआ समझेंगे कि पैराजोआ क्या थे। ठीक है, ये पैराजोआ क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये आप जैसे जैसे मेरे साथ आके चलते रहोगे चैप्टर में। अभी हम इंट्रोडक्शन में ही मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, तो आपको ये टॉपिक समझ में आने लग जाएंगे। अभी बस आपको इसको नोट डाउन करना है। लेक्चर 3 में हम पैराजोआ को रिवाइज करेंगे और यूमोटाजोआ का पार्ट 1 पढ़ेंगे। लेक्चर 4 में हम यूमेटाजोआ का पार्ट 1 रिवाइज करेंगे और यूमेटाजोआ का पार्ट 2 पढ़ के फाइनली इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर कुछ बच जाता है क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो एक लेक्चर 5 आएगा। अब आपको लेक्चर 5 देख के ये नहीं समझना कि ये टोटल 5 दिन का चैप्टर है। ठीक है, लेक्चर 5 देख के ये गलती कतई मत करना कि ये चैप्टर 5 दिन का है। ये चैप्टर बिल्कुल भी 5 दिन का नहीं है। ये चैप्टर बहुत सारे आगे आने वाले चैप्टर का बेसिक फॉर्म करता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा, और हद से ज़्यादा टफ भी है। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया और एक बार ये हाथ से निकल गया तो फिर ये हाथ में आना बहुत मुश्किल होता है, फिर ड्रॉप ईयर में आएगा हाथ में। तो अगर ड्रॉप ईयर में हो तो भाई ये देखना ही देखना है ना, ये मत छोड़ना। इससे कॉन्फिडेंस आता है इस चैप्टर से। तो टफ़ है ये, ऑब्वियसली टफ़ है। हम इसको कैसे करने वाले हैं, कुछ ट्रिक्स हम यूज़ करेंगे, है ना। बट ऑब्वियस सी बात है, मेहनत इसी टाइप के चैप्टरों में लगती है। जिन चैप्टरों में रटना नहीं है वहाँ तो मेहनत भी नहीं लगती। मेहनत जो लगती है वो इसी टाइप के चैप्टरों में लगती है जहाँ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं, और ख़ासकर ये ऐसा चैप्टर है जो आगे आने वाले चैप्टर्स का बेसिक भी फॉर्म कर रहा है। तो यही चैप्टर मेहनत मांगते हैं, है ना। बाकी तो ईजिली निकल जाते हैं। एक बार इस टाइप के बड़े चैप्टर अगर हो गए तो बाकी चैप्टर ईजिली निकल जाएंगे, बिलीव मी। ठीक है, तो ये चैप्टर में मेहनत लगती है भाई। तो मेहनत लगती है तो सर करनी पड़ेगी, और तब जाके 5 दिन का ये चैप्टर नहीं है, मैंने आपको बता दिया। 5 लेक्चर अगर मैं इसमें लगा रहा हूँ तो आप मान के चलो आपको इस चैप्टर में 10 दिन लगेंगे। 10 दिन कैसे लगेंगे सर? लेक्चर 1 मैंने आपको दिया, आपने कंप्लीट करा, ये डे 1 की बात थी। डे 1 में आपने लेक्चर 1 कंप्लीट करा। डे 2 में आपको लेक्चर 2 नहीं देखना है। डे 2 में आपको लेक्चर 1 को अच्छे से रट लेना है। ये चैप्टर रटने वाला है भाई, है ना। ये चैप्टर रटने वाला चैप्टर है, तभी तो बायोलॉजी है। आपको कम मिलेंगे ऐसे चैप्टर, चिंता मत करो। आगे इस टाइप के चैप्टर कम मिलेंगे, यहाँ एग्जांपल्स बहुत है, तो इसलिए जो चीज़ सही है वो सही बताऊंगा। लेक्चर 1 में आप डे 1 में आपने लेक्चर 1 देखा, डे 2 में लेक्चर 1 को रट लिया, फिर डे 3 में आए। डे 3 में मैं आपको लेक्चर 1 रिवाइज़ करा दूंगा, आपका आधा काम वैसे हो जाएगा, और आपने लेक्चर 2 देख लिया। ठीक है, इसी तरीके से जब आप डे 4 में आए तो आपने लेक्चर 2 को रिवाइज कर लिया। आपने लेक्चर 2 को रिवाइज कर लिया, या फिर यूँ कह लो आपने लेक्चर 2 को रट लिया। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम चलेंगे। फिर आप डे 5 में आओगे। डे 5 में आप क्या करना है, लेक्चर 1 देखा, लेक्चर 2 रटा, लेक्चर 1 देखा, लेक्चर 1 रटा, लेक्चर 2 देखा, लेक्चर 2 रटा। ऐसे ही डे 5 में लेक्चर 3 देखोगे, जिसमें मैंने आपको लेक्चर 2 तो रिवाइज कराया ही होगा, तो आपका आधा काम वैसे हो गया। और डे 6 में लेक्चर नंबर 3 को रट लोगे। फिर डे 7 में लेक्चर नंबर 4 और डे 8 में उसको रटने का काम। डे 9 में लेक्चर नंबर 5 देखोगे और डे 10 में उसको रट के ख़त्म करोगे इस चैप्टर को। क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, बस रटा हुआ होना चाहिए। अच्छे से रट दोगे तो क्वेश्चन भी इजीली बन जाएंगे, है ना, तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा, अभी बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे यूमेटाजोआ, पैराजोआ, ये सारी चीज़ें हैं क्या? तो ये क्लासिफिकेशन के अंदर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक्चुअली होता क्या है ना, एनिमल किंगडम मतलब हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। हाँ सर, तो लेक्चर 1 में तो हम ये समझने वाले हैं कि एनिमल को क्लासीफाई करने का बेसिस क्या था, किस आधार पे हमने इनको क्लासीफाई किया है। जैसे पहला एक मैं एग्जांपल आपको दूँ तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक क्लासिफिकेशन का बेसिस। मतलब आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा कि और जो अपना एनिमल है वो किससे बना है, सेल से मिलके बना है, टिश्यू का है,
ऑर्गन क्या प्रेजेंट है एनिमल में, या फिर ऑर्गन का पूरा सिस्टम प्रेजेंट है एनिमल में, तो वो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं। वो सारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो लेवल ऑफ और बेसिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हो गया, ये सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ते हैं। लेक्चर 1 से लोगों को हम समझ आ रहा होगा सर ये पैराजोआ क्या है, फिर पैराजोआ रिवाइज कराओगे, ठीक है। यू मेटाजोआ क्या है, यू मेटाजोआ पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं सिंपल सी बात, तो जो हम एनिमल्स हैं, हम एनिमल्स को बोला जाता है मेटाजोआ। क्या बोला जाता है, मेटाजोआ। एनिमल्स आर मेटाजोआंस। मेटाजोआंस मतलब है, मेटा मतलब है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलरिटी हम शो करते हैं, और जोआ मतलब होता है एनिमल्स। तो हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, हम मेटाजोआंस की कैटेगरी में आते हैं, हमको मेटाजोआ कहा जाता है, ठीक है। तो फिर मेटाजोआ यानी कि एनिमल्स की 2 कैटेगरी होती है, एक होता है पैराजोआ और एक होता है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ, पैराजोआ मतलब प्रिमिटिव जोआ, मतलब प्रिमिटिव जो एनिमल्स थे, है ना, जो सबसे पहले वाले एनिमल्स थे उनको हम यहाँ पढ़ते हैं। और यूमेटाजोआ मतलब जो इससे एडवांस होंगे। पैराजोआ में सिर्फ एक ही एनिमल आता है, यूमेटाजोआ में ऐसे 1 2 3 4 बहुत से आते हैं, 5 6 7 8 तक। अभी आपको ध्यान में नहीं रखना, ठीक है, बताऊंगा आगे जब समय आएगा, अभी बस इतना समझो। एंड हम एनिमल्स मेटाजोआ होते हैं, जिनको बाद में पैराजोआ, पैरा मतलब प्रिमिटिव, जोआ मतलब एनिमल में डिवाइड किया गया है, और दूसरा है यू मेटाजोआ। यू मतलब ट्रू और मेटाजोआ मतलब एनिमल, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब ये पहले आ गए एनिमल, और इस टाइप के एनिमल हमको सिर्फ एक ही पढ़ने हैं। हालांकि ग्रेजुएशन में आगे तो हमको बहुत सारे पढ़ने होते हैं, फिलहाल हमको यहाँ पर एक ही पढ़ना है। और यूमेटाजोआ में हमारे पास इस टाइप के बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, 8-10, ठीक है, बस आपको अभी इतना समझना है। तो पैराजोआ हमारा एक ही है, तो पैराजोआ हमारा लेक्चर 1 में ही ईजिली कवर अप हो जाएगा, ठीक है। बात रही यूमेटाजोआ की, तो वो हम लेक्चर 1 में क्या पता शुरू कर दें, लेकिन यूमेटाजोआ बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है। देखो अगर मैं नाम लूँ यूमेटाजोआ का, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, अब फिर वही बात है ना, अभी से नाम देख के वो नहीं घबराना। जैसे अगर मैं यहाँ पर यूमेटाजोआ का नाम लूँ, तो सिलेंट्रेटा, नाइडीरिया, टीनोफोरा, है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनालीड्स, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्क, काइनोडम्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो टोटल हमको 10 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 10 पढ़ने हैं। तो 10 एक दिन में या एक लेक्चर में कर पाने आसान नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इनमें आएंगे। तो हम क्या करते हैं, 5 एक लेक्चर में पढ़ो, बचे हुए 5 दूसरे लेक्चर में पढ़ो। इस तरीके से हम यूमेटाजोआ को पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर अप करने जा रहे हैं। पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 1 रिवाइज करेंगे, देन पार्ट 2 के साथ आपको छुट्टी देंगे इस चैप्टर से, ठीक है। इसमें पेशेंस चाहिए, इस चैप्टर में बिल्कुल चाहिए। शुरू करते हैं फिर। देखो एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, तो सबसे बेसिक बात सबसे पहले करनी चाहिए, है ना। टफ अप कुछ नहीं होता है, मैंने लिखा जरूर टफ ऊपर, बट 10 दिन दे दोगे इस चैप्टर को तो टफ नहीं लगेगा। पूरा 10 दिन नहीं देना है इस यार इसको, है ना। 10 दिन में 1-1 घंटा निकाल के दे दो उसको रिवीजन के लिए, बहुत है। एक या फिर जिसका 1 घंटे में नहीं हो रहा 2-2.5 घंटे दे दो, बहुत है, बस उससे ज़्यादा नहीं लगते। मैक्सिमम 3 घंटा अगर किसी को बहुत टफ लगता है तो शुरुआत कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। टॉपिक 1 डेट इज पैराजोआ हम बाद में शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन आज हम शुरू कर देते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो कुछ जनरल फीचर्स हम एनिमल्स के बारे में जान लेते हैं, है ना। एनिमल्स के कुछ जनरल फीचर्स, जैसे सारे के सारे एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल्स, ऑल एनिमल्स जो हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब सर आपको एनिमल ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसमें एक सेल है, जिसमें एक सेल है,
ठीक है। तो इसीलिए ये जो एनिमल्स होते हैं हम बोलते हैं कि ये मल्टी सेलुलैरिटी शो करते हैं। अच्छा, बहुत लोग कहेंगे कि सर हम तो ऐसे एनिमल्स को जानते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, तो फिर आप एनिमल्स को नहीं जानते हो, वो किसी और कैटेगरी में लाई करते हैं। अब देखो दिक्कत क्या है, एनिमल किंगडम इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ जूलॉजी, और बॉटनी पहले से शुरू हो जाती है। जिसने इससे पहले बॉटनी के 3 चैप्टर पढ़े हैं उसको पता होगा कि जिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम एनिमल समझ रहे हैं वो एक्चुअली एनिमल्स हैं नहीं, बट बहुत लोग डायरेक्ट यहीं कूद रहे होंगे जूलॉजी में, है ना, जो कि गलत नहीं है। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि जिनको आप यूनिसेलुलर एनिमल समझ रहे हो वो एनिमल्स नहीं है, वो किसी और कैटेगरी के अंदर लाई करेंगे, है ना। तो फिलहाल यहाँ पर जो है उस पर ध्यान देंगे। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और वो मल्टी सेलुलैरिटी को शो करते हैं। अब सवाल ये आता है मल्टी सेलुलैरिटी शो करके फ़ायदा क्या हुआ भाई, सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर बन गए। नाउ व्हाट इज द फायदा ऑफ बीइंग मल्टी सेलुलर, ये बताओ। देखो, है ना, हमको कोई आगे कूदना नहीं है, बातों को समझते हुए चलना। ये एक बहुत प्यारा सा पर्सन हमने बना दिया है इधर, ठीक है। तो बायो वाले हैं तो पूरी नाक नहीं कटाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा रख देते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, ये एक ह्यूमन हमने बनाया, सिंपल स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें देखो क्या है, कहीं यहाँ पर जो ये थोरेसिक कैविटी है इस पोजीशन में इसका हार्ट प्रेजेंट होगा, और सर यहीं पर की जब आप बात कर रहे हो तो इसी एरिया में इसके फेफड़े डेट इज लंग्स भी प्रेजेंट होंगे। अब होता क्या है, हार्ट जो है वो पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास आता है और ये उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला के पूरे शरीर में पहुंचाता है, तो वो काम हार्ट का है। उसमें हार्ट की हेल्प करते हैं हमारे लंग्स, उसमें हार्ट की हेल्प करते हैं हमारे लंग्स। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गन है अपने पे, है ना, हम सिर्फ कुछ के साथ एग्जांपल ले रहे हैं। हार्ट पूरी बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड आता है इसके पास, उसको ऑक्सीजनेटेड करके पूरी बॉडी में भेजता है, उसमें इसकी हेल्प कर रहे हैं लंग्स। अब प्लॉट ट्विस्ट क्या है, इन दोनों को ही कंट्रोल कौन कर रहा है, अपना ब्रेन। यहाँ पर जो चीज़ प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है द ग्रेट ब्रेन, ठीक है, चलो दो क्या लिखे, ब्रेन, यहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट है, तो ब्रेन इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। तो आपने क्या देखा, ब्रेन इन दोनों को काम कराने का काम कर रहा है, इन दोनों को इनिशिएट कराने का काम कर रहा है, और फिर हार्ट अपना अलग काम कर रहा है, लंग्स अपना अलग काम कर रहा है। तो लंग्स किससे बना होगा, इसको लिखना नहीं है, ठीक है, लंग्स जो है वो लंग्स के टिश्यू से बना होगा, है ना, उसकी कुछ अलग स्पेशलिटी होंगी। ऐसे ही हार्ट जो है वो हार्ट के टिश्यू से बना होगा, है ना, जैसे हार्ट की मसल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से ये अपने अपने अलग अलग टिश्यूज से मिलके बने हैं, और अलग अलग टिश्यू से मिलके बने हैं मतलब बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हैं। तो इसीलिए ये क्या शो कर रहे हैं, मल्टी सेलुलैरिटी शो कर रहे हैं। मल्टी सेलुलैरिटी शो कर रहे हैं। तो मल्टी सेलुलैरिटी शो करके हुआ क्या, आपको आंसर मिल गया। लंग्स अपना अलग काम कर रहा है, हार्ट अपना अलग काम कर रहा है, ब्रेन अपना अलग काम कर रहा है। एक बात बताओ, अगर एक सिंगल सेल होता, मान लो ये सिंगल सेल है, जैसे अमीबा का एग्जांपल हम लेते हैं,
ये सिंगल सेल है। अब ये अमीबा है तो इसका ब्रेन भी, इसका हार्ट भी, इसका लंग्स भी, ये सारा एक ही सेल में नहीं हो गया। तो ये सारा काम एक के ऊपर आ गया, तो बर्डन होगा, सारा काम एक ही को करना पड़ा। तो एनिमल्स में ऐसा नहीं है, एनिमल्स में अलग अलग टिश्यू से अलग अलग ऑर्गन्स मिलके बने हैं, तो इसलिए ये मल्टी सेलुलैरिटी शो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एनिमल्स को हेल्प मिलती है इन द डिवीज़न ऑफ वर्क। तो मल्टी सेलुलरिटी शो करने का कारण क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क या फिर डिवीज़न ऑफ लेबर जिसको हम बोलते हैं, ये मेन बात है। तो एनिमल्स मल्टी सेलुलरिटी शो करते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है, हर कोई अपना अलग अलग काम करने में लगा है। सिमिलरली देखो, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, अब अगर किसी को कुछ भी डाउट है, मैं जब ऑल लिख दे रहा हूँ, ऑल मतलब सारे एनिमल्स, लोग अपने अपने बहुत सारे डाउट निकाल के आ जाते हैं। ऑल मतलब ऑल, एक्सेप्शन होगा तो आपको लिखाया जाएगा ना। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अब यहाँ पर लोग एल्गी वगैरह को घुसेड़ देते हैं। भाई आप पहले चेक करो क्या वो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, नहीं आते हैं। आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ो पहले, है ना। तो एनिमल्स नहीं होते हैं, जादू वाले नहीं होते हैं, जादू जैसे एनिमल्स नहीं मिलते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स ही होते हैं, वो दूसरे पे ही डिपेंड करते हैं, है ना। तो आपको ये फालतू वहम नहीं पालने कि क्या सारे के सारे एनिमल्स, हाँ सारे लिखा है, ऑल लिखा है, तो ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। अब हेटेरोट्रॉप्स का यहाँ पर मतलब क्या है, ये तो सर बच्चा बच्चा बता देगा। ये डिपेंड करते हैं दूसरे पे फॉर दियर फूड, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर दियर फूड, ये होता है हेटेरोट्रॉप्स का मतलब। 2 पॉइंट दिखा दिए मैंने आपको बस। पहला पॉइंट क्या था सर, मल्टी सेलुलरिटी शो करते हैं। दूसरा पॉइंट था हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तीसरा पॉइंट भी लिख लो फिर। तीसरा पॉइंट भी लिख लो। देखो ये तो बहुत बेसिक से पॉइंट है कि एनिमल मल्टी सेलुलरिटी को शो करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अब अगर मैं आप इनको याद नहीं करना, ठीक है, बस ध्यान में रखना, याद नहीं करना है जैसे ऐसे नहीं कि पूरा रट रहे हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं कि नहीं, तो आपको ये आना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि एनिमल सिंगल सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, क्या कोई एक्सेप्शन है, तो आपके दिमाग में झट से क्लिक होना चाहिए कि सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर है। ऐसा नहीं कि यही रट लिया, नहीं, बस ध्यान में रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, तो आपको वहाँ पर आना चाहिए हाँ होते हैं, बात खत्म, ठीक। अगली चीज़ जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम इसमें देखते हैं। MON लिख दूँ क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है एनिमल का, होलोजोइक होते हैं एनिमल्स, होलोजोइक। सर होलोजोइक मतलब क्या होता है, ये हम 10th में ही पढ़ के आए रहते हैं जस्ट, है ना। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन। पहले इंजेस्ट करेंगे, खाने को खाएंगे, एंड देन उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो खाना बनाते ही नहीं हैं, जो खाना इंजेस्ट भी नहीं करते हैं। जैसे कस्कुटा अमरबेल है, वो एक क्या है, पैरासाइट है, परजीवी है, दूसरे के ऊपर रहती है। अमरबेल, अगर ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये मान लो अमरबेल है, इसमें ऐसे लपेट जाएगी। ये अमरबेल इस पेड़ में जब लपेट जाती है तो ये अपना न्यूट्रिएंट्स इस पेड़ से सक कर लेती है, तो इसको कुछ बनाना ही नहीं पड़ता है ना। तो इस टाइप के भी एनिमल्स हैं। हम एनिमल्स की क्या खासियत है कि हम इंजेक्शन करते हैं पहले, देन उसके बाद डाइजेशन करते हैं। हम ना डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेते हैं, ना डेड डिकेइंग मैटर में होते हैं, है ना। हम होलोजोइक होते हैं। तो हमको बस इतना सा ध्यान में रखना है कि हम होलोजोइक होते हैं। अब कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं, वैसे तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जनरली 3 है जो आपको पता ही होने चाहिए। पैरासिटिक, देन सैप्रोफिटिक, और लास्ट में है होलोजोइक। होलोजोइक जैसे कि हम एनिमल्स होते हैं। पैरासिटिक मतलब होते हैं परजीवी जो दूसरे पे रहेंगे, जैसे अमरबेल है। अमरबेल अपना खाना खुद नहीं बना रही, कस्कुटा है ना,
वो दूसरे के ऊपर लपेट जा रही है और लपेटने के बाद उससे अपने न्यूट्रिएंट को सक कर रही है। सैप्रोफिटिक मतलब होता है, सैप्रो मतलब रेड, डेड, रोटन, जो सड़े हुए चीज़ों से अपना में उगते हैं और अपना न्यूट्रिशन वहाँ से लेते हैं, वो होते हैं सैप्रोफिटिक। जैसे मशरूम है अपना, तो ये 3 न्यूट्रिशन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है सारे हेट्रोट्रॉपिक मूड के अंदर आएंगे, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंडेंट है तीनों ही केसेस में। ठीक है, तो ये 3 बेसिक मूड है, आपको पता होने चाहिए। जस्ट फिलहाल ये 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो एनिमल्स हेट्रोट्रॉप्स में भी कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं? होलोजोइक कैटेगरी के अंदर, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई, मल्टी सेलुलरिटी शो करते हैं और हेट्रोट्रॉप्स होते हैं और होलोजोइक भी होते हैं, तो ये हमने एनिमल्स के बारे में जाना। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप देखो तो इतना ही हमको यहाँ पर समझना था इंट्रोडक्शन में। अब आपका चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो एनिमल्स और भी बहुत सारी चीज़ें शो कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एनिमल्स क्या शो कर सकते हैं, तो भाई लिख देना एनिमल क्या क्या शो कर सकते हैं ना, फालतू सी चीज़ है। लोकोमोशन शो कर सकते हैं, ग्रोथ शो कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, और एक्सेट्रा इस टाइप की बहुत सी चीज़ें शो कर सकते हैं एनिमल्स। अब इसी से रिलेटेड मुझे एक चीज़ ध्यान में आ रही है, तो मैं आपको लिखा देता हूँ। हमारी एक यूनिट है यहाँ बायोलॉजी में, जिसको हम यूनिट नंबर 5 बोलते हैं प्यार से, और वो है यूनिट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या कहती है अपने को? ह्यूमन फिजियोलॉजी हमें ह्यूमन के फंक्शनिंग के बारे में बताती है कि ह्यूमंस क्या क्या शो करते हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका हुआ करता था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जहाँ आप अपने पेट में जो सारे एंजाइम्स वगैरह हैं जो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आते हो, उसके बारे में आप रिवाइज करते थे। अब वो चैप्टर यहाँ से एलिमिनेटेड है, हट चुका है, एनटीए के सिलेबस से भी हट चुका है। तो अब यहाँ पर टोटल ले दे के 5 चैप्टर बचते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप ये चीज़ कंप्लीट कर लोगे ना, एनिमल किंगडम के बाद आपका मात्र एक चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स बचता है, और बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट करने के बाद आपका बस ह्यूमन फिजियोलॉजी बचेगी, जिसके अंदर आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। और बायोमोलिक्यूल ऐसा चैप्टर है जो आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, ये आपको 12th तक काम आएगा। जेनेटिक्स पढ़ने में भी बायोमोलिक्यूल आपको हेल्प करेगा, वो हम एनिमल किंगडम के बाद भी पढ़ सकते हैं, और हो सकता है कि एनिमल किंगडम के बाद में पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी करें और लास्ट में बायोमोलिक्यूल पढ़ लें। ठीक है, एज सच कोई इम्पैक्ट ही आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी की पढ़ाई पे नहीं डालेगा। कौन सा चैप्टर? बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर। हाँ, लेकिन बायोमोलिक्यूल जब पढ़ोगे तो आपको प्लांट फिजियोलॉजी उसके बाद पढ़नी है, उसमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। बट फिलहाल जो मैं सीक्वेंस यहाँ पर सोच पा रहा हूँ जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जूलॉजी का सीक्वेंस सिर्फ +1। ठीक है, 11th के लिए हम बता रहे हैं जूलॉजी का सीक्वेंस कैसे चलेंगे। एनिमल किंगडम पहले करेंगे, ठीक है, ये क्योंकि एक अच्छा टफ चैप्टर है, पहले ही हो जाएगा तो बढ़िया कॉन्फिडेंस दिलाएगा। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर हैं। फिर बायोमोलिक्यूल्स करेंगे। तो कितने चैप्टर हो गए? 5 है, 6 है और 7, टोटल 7 चैप्टर हैं हमने जूलॉजी में। तो जूलॉजी मतलब एनिमल की स्टडी, ठीक है, जू मतलब एनिमल, लॉजी मतलब स्टडी, सिंपल सी बात। तो 7 चैप्टर टोटल हैं। तो एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ी इजी लगेगी आपको एनिमल किंगडम के बाद ना, बहुत बढ़िया लगती है, प्यारी प्यारी सी। तो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में अब जो हमको पढ़ने हैं? पहला है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस तरीके से हम ब्रीथ करते हैं
एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो वाली बातें हमको यहाँ पर समझनी है। दूसरा क्या है? दूसरा है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सर यहाँ पर क्या पढ़ना होता है? यहाँ पर बॉडी के फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है और वो किस तरीके से सर्कुलेट कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। मतलब सर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब जो भी आप वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो ना, उस वेस्ट को किस तरीके से हम एलिमिनेट करने वाले हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है भाई लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब वैसे होने के लिए यहाँ 6 चैप्टर हैं बट मैंने 5 ही बना दिए। कैसे? 5वां चैप्टर आपका यहाँ पर मैं लिखता तो वो होता न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 6वां होता केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। तो हम 5वें में उसको कर लेते हैं, न्यूरल कंट्रोल प्लस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लस केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। तो हम इसको एक ही साथ कर लेते हैं, ऐसे रिलेट करने में आसानी होगी थोड़ा सा ना। बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान में रखेंगे, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करेंगे हम तो हो जाएंगे। 5 ही चैप्टर अपने, ठीक है। यूनिट 5 चैप्टर, हमने 2 चैप्टर मर्ज कर दिए हैं, ये चीज़ नहीं बोलेंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है। उसके बाद न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, सॉरी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। इस तरीके से चीज़ें चलनी है ना। तो एनिमल क्या क्या शो कर सकते हैं हम वो बात कर रहे थे। जैसे ब्रीदिंग शो कर सकते हैं, पहला वाला चैप्टर है ना। उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का एलिमिनेशन कर सकते हैं, लोकोमोशन शो कर सकते हैं, एनिमल मूवमेंट शो कर सकते हैं, एनिमल न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन शो कर सकते हैं, केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन शो कर सकते हैं। तो आपका ये जो है ना एनिमल शो वाली लाइन, ये तो इस चैप्टर से ही आप पूरा कर लोगे कि क्या क्या शो कर सकते हैं एनिमल। तो इसलिए यहाँ पर बताइए भी खासकर, और सिलेबस का भी पार्ट है, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। ठीक है, तो हमने बेसिक पार्ट कर लिया है। अब यहाँ से वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर। ये आज की एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी सबके लिए, है ना, कि ये चैप्टर कैसा है, किस प्रकार का है। कल से हम इस चैप्टर को सही मायने में शुरू कर देंगे, ठीक है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, मैंने कहा ना मैक्सिमम मैं 5 लेक्चर लगाऊंगा और वो लेक्चर कल से शुरू होंगे। आज तो खाली हमने इंट्रोडक्शन लिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से भी मैं क्वेश्चन दूँ तो बताओ। जैसे एक होता है नोटा, नन ऑफ द अबव, ये ओटा है, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या ध्यान में रखना है? ह्यूमन के बारे में पूछ रहा है। ह्यूमंस क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो ह्यूमंस मल्टीसेलुलर होते हैं क्या? होते हैं सर। एनिमल तो मल्टीसेलुलर भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक में भी होलोजोइक होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, अब जाते जाते इतना सब कुछ हो गया तो हम एक चीज़ यहाँ पर करके ही जाते हैं। आई एम गिविंग यू अ टेबल एज एन होमवर्क।
एंड बिलीव मी, अगर आपने वो टेबल नहीं करी आप इस चैप्टर को छोड़ देना। वो टेबल याद नहीं हुई तो ये चैप्टर पहले ही दिन से आपका छूट जाएगा। तो मैं पहले ही दिन आपको बता दूं कि ये चैप्टर कितना अच्छा है। अगर आप इसको नहीं करोगे तो देन यू आर गॉन। एनिमल्स, या फिर जिनको हम मेटाजोआन्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या है क्यों है ये कल अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। आज बस क्या ध्यान में रखना है कि ये टेबल रट जाए कल तक। पैराजोआ, यूमेटाजोआ। अब पैराजोआ में क्या आता है? पैराजोआ में सिर्फ एक ही कैटेगरी है, पॉरीफेरा। पॉरफायरा नहीं है, पॉरफायरा वहाँ पढ़ रहे थे आप एल्गी में, यहाँ पॉरीफेरा है, तो ध्यान में रखना, पॉरफायरा नहीं पॉरीफेरा है। यूमेटाजोआ की बात करी, हाँ, जिसने अगर एल्गी प्लांट किंगडम पढ़ दिया उसको कन्फ्यूजन होगा, अदरवाइज तो नहीं, पॉरीफेरा है यहाँ, ठीक है, वहाँ पॉरफायरा था। यूमेटाजोआ में टोटल 10 क्लासेस हैं, ध्यान से लिखेंगे। सबसे पहले सीलेंट्रेटा, या फिर जिसको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं, नीडेरिया, इसमें पी साइलेंट रहता है, ठीक है। दूसरा टीनोफोरा, इसमें सी साइलेंट रहता है, टीनोफोरा में सी साइलेंट रहता है। इसको सीलेंट्रेटा में, सीलेंट्रेटा को नाइडीरिया के नाम से भी जानते हैं, और नाइडीरिया में पी साइलेंट रहता है। सीलेंट्रेटा में सिमिलरली, सॉरी, सीलेंट्रेटा को हम नाइडीरिया कहते हैं, नाइडीरिया में पी साइलेंट रहता है, टीनोफोरा में सी साइलेंट रहता है, उसको टीनोफोरा ही पढ़ते हैं। तीसरा है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीस, चौथा है एस्कहेल्मिन्थीस, पांचवा है एनेलिडा। इसी सीक्वेंस में ध्यान में रखेंगे प्लीज़, ठीक है, सीक्वेंस चेंज मत करना। एनेलिडा, एनेलिडा के बाद मेरी फ़िलहाल जगह नहीं हो रही है, वैसे तो मेरे को एक ही में अटकाने पड़ेंगे, पर फिलहाल जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ। एनेलिडा के बाद है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जो है अपने सारे इंसेक्ट्स आते हैं और ये लार्जेस्ट फाइलम होता है। तो क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बाद हम मोलस्का लिख देते हैं क्योंकि वही आता है। मोलस्का के बाद आते हैं एकाइनोडर्म्स, जो आएंगे एकाइनोडर्मेटा में। देन आधे कॉर्डेटा, डेट इज हेमीकॉर्डेटा, एंड देन कॉर्डेट्स, जिसमें हम भी आते हैं, वो आएंगे कॉर्डेटा में। तो ये 10 नाम आपको याद होने चाहिए प्लीज़। ठीक है, ये 10 नाम बस। इसमें तो पॉरीफेरा है, क्या है, कुछ याद नहीं करना। ये नहीं होगा तो कल क्लास में मत ही आना, ये शर्त होती है यहाँ चैप्टर में, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल। ऑल दैट।